करें शुरू? ठीक है, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। इसका सबसे ज़्यादा वेटेड है 15 नंबर का। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड के अंदर दो टॉपिक कवर होंगे, एक यूटिलिटी और दूसरा डिमांड और इलास्टिसिटी। यूटिलिटी के अंदर आपका कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, बजट सेट और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और डिमांड के अंदर आपका डिमांड और इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें कवर होगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कमोडिटी, चीज या वस्तु हमें कितना संतुष्ट करती है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो अगर यूटिलिटी का 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है कि व्हाट इज यूटिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी की 2 टाइप होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वन इज कार्डिनल एंड अनदर इज ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जहां पर हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिवली का मतलब ये होता है कि जिसको हम 1, 2, 3 नंबर्स में मेजर करते हैं, वो कार्डिनल यूटिलिटी होती है। कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच किसने दिया था? कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच दिया था हमें अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जहां पर हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली 1, 2, 3 में नहीं, परंतु दूसरी कमोडिटी के सेटिस्फेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? हिग्स एंड एलन ने। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? हिग्स एंड एलन ने। अब यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो हम एग्जाम के पर्पज से सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि यूटिलिटी जो है, क्योंकि हम उसको हालांकि क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं, पर यूटिलिटी क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन का मेजरमेंट है और सेटिस्फैक्शन जो है वो क्वालिटेटिव होता है, और जहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। तो यूटिलिटी का जो सबसे पहला फीचर्स है वो क्या है? यूटिलिटी का सबसे पहला फीचर्स ये है कि वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। अगर मानो कि कोई एक चीज़ मुझे ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई ना कर रही। मानो कि अगर आपको चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, हो सकता है मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती हो, इस केस में आपके लिए चाय की यूटिलिटी ज़्यादा है और मेरे लिए कॉफ़ी की यूटिलिटी ज़्यादा है। दूसरी बात यह कि यूटिलिटी गुड्स की क्वालिटी या क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि अगर हम मेडिसिन की बात करें तो एक छोटी सी गोली भी हमारी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी, भले फिर वो 1 mg की हो या 2 mg की, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा है। ठीक है, गुड्स की जो क्वालिटी है वो भी यूटिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है। मान के चलो कि अगर कोई किसी गुड्स की क्वालिटी या बहुत अच्छी है, पर अगर मुझे उसका कोई यूज़ नहीं है, तो मेरे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने बात करी कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। अब पर्सन टू पर्सन डिफर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को उसकी यूटिलिटी है या नहीं है उसकी वजह से होती है। कभी कभी उसको उसकी नीड नहीं होती है, नीड ना होने की वजह से उसको यूटिलिटी नहीं होती है, पर जब नीड अराइज होती है तब उसकी यूटिलिटी होती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको बोला जाता है वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स। वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि जब अगर इंसान को पानी की प्यास होती है, तब डायमंड उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब उसको प्यास लगेगी तब उसको वाटर की यूटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जनरली 3 टाइप की होती है। एक होता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरा होता है एवरेज यूटिलिटी। आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पर जो बताया ये एक्चुअली अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी है। इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी। अप्रोच का मतलब होता है अभिगम, दैट मीन्स कि हाउ वी मेजर यूटिलिटी। ठीक है, ये कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, ये एक्चुअली अप्रोच है। कार्डिनल और ऑर्डिनल ये एक आइडियोलॉजी है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कितनी है? तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आपकी 3 टाइप की यूटिलिटी है। एक है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या? अगर सपोज मैं कोई एक सपोज मैं डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने डेयरी मिल्क के
10 पीसीस अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूटिलिटी। अभी हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे यूटिलिटी नंबर्स में मिल रही है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 1 से 10, 2 से 22, 3 से 36, 4 से 52, 5 से 70, 6 से 70, ठीक है ना। उसके बाद में 60, 60 के बाद में 45, 45 के बाद में 25 और फिर 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर ये जो यूटिलिटी मैंने जो लिखी है ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। 1 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है? 10। 2 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है? 22। 3 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है? 36। आपने ये नोट किया होगा कि 5वें यूनिट पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम है और 6ठे यूनिट पे आपकी यूटिलिटी भी 70 है। दैट मीन्स 5th और 6th यूनिट पे आपकी यूटिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर कंज्यूमिंग 5 पीसेस ऑफ द डेयरी मिल्क I have derived the almost all of the utilities of product. That means मुझे 5वें यूनिट तक हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। इसलिए उसके बाद जब मैं इसको कंज्यूम करूंगा तो वो मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगी जितना वो 5वें यूनिट तक सेटिस्फाई कर रही थी। अब इसके ऊपर से हम समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यह है, देखो आपके इकोनॉमिक्स में चाहे यूटिलिटी हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो, सभी जगह पर आपको जरूरत पड़ेगी मार्जिनल वर्ड की, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे समझेंगे? आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि जब भी अगर आपको 2 मार्क में या 3 मार्क में क्वेश्चन पूछाता है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मार्जिनल मीन्स चेंज इन टोटल। मार्जिनल मीन्स चेंज इन टोटल, ठीक है। तो दैट में इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात करता तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, अगर यहाँ पर मैं कॉस्ट की बात करता तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो दैट और प्रोडक्शन की बात करता तो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल का मतलब यही है कि चेंज इन टोटल। अब हम यहाँ से टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ये ध्यान रखो कि फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हमेशा सेम रहती है क्योंकि उससे पहले हमने कोई प्रीवियस यूनिट कंज्यूम नहीं किया है। तो आपका हमेशा फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है चेंज इन टोटल। अब देखो चेंज इन टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पर पहले टोटल यूटिलिटी 10 है, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 22 है। इसका मतलब है चेंज इन टोटल कितना हुआ? चेंज इन टोटल हुआ 12। 22 में से 10 लेस करेंगे 12, 36 में से 22 लेस करेंगे 14, 52 में से 36 लेस करेंगे 16, 70 में से 52 लेस करेंगे 18, 70 में से 70 लेस करेंगे 0। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मैंने टोटल सेटिस्फैक्शन मेरा अचीव हो जाएगा उसके बाद में मेरा जो यूटिलिटी जो है वो कम होने लगेगा। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी यहाँ पर बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मुझे प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होने लगेगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, और अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में न्यूट्रल रिलेशन है क्योंकि मुझे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हो चुका है। अब हम लेस करेंगे 60 में से 70 माइनस 10, 45 में से 60 माइनस 15, 25 में से 45 माइनस 20 और 5 में से 25 माइनस 20। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब हम टोटल सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेते हैं उसके बाद में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। आ गया अच्छे से समझ में, ठीक है। इसके ऊपर से एक कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ सेसिएटी, पर पहले हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे पॉइंट ऑफ सेसिएटी के ऊपर, ठीक है। अब
टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब टाइप्स ऑफ टोटल यूटिलिटी अब 2 मार्क्स के लिए आप कैसे अटेंड करोगे? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है टोटल यूटिलिटी तो आप क्या लिखोगे? द टोटल यूटिलिटीज, द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटीज डिराइव्ड बाय कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। सम टोटल ऑफ द यूटिलिटीज डिराइव्ड बाय कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। सारे यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली इसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 5 यूनिट की यूटिलिटी है 70, पर आप ये मत बोलो कि 70 के अंदर 10 भी इंक्लूडेड है, ठीक है? 70 के अंदर 10 भी इंक्लूडेड है। अब हम आते हैं एवरेज यूटिलिटी के ऊपर। तो एवरेज यूटिलिटी एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है? अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके एवरेज यूटिलिटी निकालेंगे। अब एवरेज यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 11, 36 divided by 3 12, 52 divided by 4 13, 70 divided by 5 14, 70 divided by 6 कितना आएगा? 70 divided by 6 11 point something, ठीक है? 60 divided by 7 that means 8 point something, 45 डिवाइडेड बाय 9 इट मीन्स 5, ठीक है? तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था? एवरेज यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी को मैं नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम से डिवाइड करूंगा तो एवरेज यूटिलिटी आएगी। आपको इस तरीके के प्रैक्टिकल आते हैं, जनरली 3 से 4 नंबर में प्रैक्टिकल आते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, एवरेज टोटल यूटिलिटी निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालते हैं वो हम इसके ऊपर से समझ लेते हैं। अभी आपके सामने टोटल यूटिलिटी लिखी हुई थी, पर अब मैंने टोटल यूटिलिटी को रब कर लिया है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर से टोटल यूटिलिटी निकालेंगे। तो 10 ऐड करूंगा, 22 ऐड करूंगा, 36, 52 में 18 ऐड करूंगा, 70 में 0 ऐड करूंगा, 70 में से 10 लेस करूंगा, 60 में से 15 लेस करूंगा, 45 में से 20 लेस करूंगा, 25 और 25 में से 20 लेस करूंगा तो 5। कहने का मतलब क्या था कि हमने यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर से टोटल यूटिलिटी निकाली। क्लियर? ठीक है, बहुत ही इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम टोटल यूटिलिटी में से मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए सक्सेसिव यूनिट को लेस करते हैं, सक्सेसिव यूनिट की यूटिलिटी को हम लेस करते हैं, ठीक है? और मार्जिनल यूनिट से टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सक्सेसिव यूनिट को ऐड करेंगे। क्लियर? मार्जिनल में 10, 12, 22 और 14, 36 और 16, 52 और 18, 70। क्लियर? तो ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी का प्रैक्टिकल। क्लियर? रेयरली आपको एवरेज यूटिलिटी का प्रैक्टिकल भी आ सकता है, पर एवरेज यूटिलिटी का प्रैक्टिकल बहुत इजी है। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है? अब इसके ऊपर से जनरली आपको एक प्रैक्टिकल पूछा जाता है जिसको पॉइंट ऑफ सेसिएटी कहा जाता है। पॉइंट ऑफ सेसिएटी का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेसिएटी का मतलब यह है कि जहां पर कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन अचीव हो जाता है, उसके बाद में कंज्यूमर कंजप्शन को स्टॉप कर देता है या तो कम कर देता है, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेसिएटी, ठीक है? अभी हमारे पास जो ये डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल है, इसके ऊपर से हम पॉइंट ऑफ सेसिएटी का चार्ट बनाएंगे। और पॉइंट ऑफ सेसिएटी का चार्ट हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ सेसिएटी में एवरेज यूटिलिटी की कोई नीड नहीं है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो आप अगर हो सके तो प्लेन पेपर के ऊपर ही आप बना सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, और ये दोनों
प्लस प्लस के क्वाड्रेंट में है। प्लस प्लस का क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x भी प्लस में है और यहाँ पर y भी प्लस में है। ठीक है, जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर x जो है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, अब स्केल कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि मैंने 10 की जगह 9 ही यूनिट कर लिए, क्योंकि यहाँ तक सफिशिएंट है, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ तक हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान में रखो कि चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे डिमांड हो, चाहे यूटिलिटी हो, चाहे कॉस्ट हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पर जो कंजप्शन है, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आएगा यूनिट्स कंज्यूम्ड। एक्स पर क्या आएगा, यूनिट्स कंज्यूम्ड। वाई पर क्या आएगा, वाई पर आएगा यूटिलिटी। ठीक है, वाई पर आएगा यूटिलिटी। अब यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितने यूनिट है हमारे पास, हमारे पास यूनिट है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अब देखो या y पे यूटिलिटी का स्कोर हमें क्या लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप हाईएस्ट नंबर देखो कितना है 70, और यहाँ पर हमारे पास जनरली ये 9 तक जाना था, पर ठीक है, अगर हम 70 को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या एवरेज आएगा, 70 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हम ये मान लें कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मीन्स मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यूटिलिटी का स्केल कितना लेता हूँ, 7 14 21 28 और 35 42 49 56 63 और 70। अब सबसे पहले टोटल यूटिलिटी को हम ड्रॉ करेंगे। 1 पे 10 बोलते जाओ आप, 1 पे 10, 2 पे 22, ठीक है, 14 21, 2 पे 22, 3 पे 36, 4 पे 52, 5 पे कितना है 70, 6 पे कितना है 70, 7 पे कितना है 45, ठीक है, 8 पे कितना है 7 पे है 60, ओके नो इश्यू, 7 पे है 60, 8 पे है 45 और 9 पे है 25। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये क्या है, ये आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व बना। ये कर्व कौन सा बना आपका, टोटल यूटिलिटी का कर्व बना। अब मार्जिनल यूटिलिटी 1 पे 10, 2 पे कितना है 2 पे है 12, 3 पे कितना है 14, ठीक है, 4 पे कितना है 16, 5 पे कितना है 18, 6 पे कितना है 0। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी मेरा 6 पे हो गया 0, 6, ओके, 6 पे हो गया 0। इसके बाद ये माइनस में चला जाएगा। तो ये मेरा कौन सा कर्व हो गया, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेसिटी, मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ सेसिटी एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर कंज्यूमर अपना कंजप्शन स्टॉप कर सकता है या तो कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि उसने हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है। तो पॉइंट ऑफ सेसिटी की क्या कंडीशन हुई, तो पॉइंट ऑफ सेसिटी की जो कंडीशन है, तो हम यहाँ पर उसको 2 कंडीशन देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेसिटी की। वेयर टीयू इज हाईएस्ट, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन एमयू इज 0। आपने यहाँ पर देखा है कि 5वें और 6ठे यूनिट के बीच में मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, वहाँ पर एमयू भी 0 है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेसिटी। ठीक है, आया समझ में। तो दैट मीन्स
मार्जिनल यूटिलिटी का और कार्डिनल यूटिलिटी की जो कोर थियरी जो है कंज्यूमर बिहेवियर की, वो पॉइंट ऑफ सेसिएटी है। दैट मीन्स हम यहाँ पर जैसे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में ये माना जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर कंज्यूमर हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेता है, उसके बाद में वो कंजप्शन स्टॉप कर देता है। यहाँ पर भी वही है, पर सिर्फ यहाँ पर फर्क यह है कि यहाँ पर हम उसको, क्योंकि ये कार्डिनल यूटिलिटी है, तो बाय वे ऑफ नंबर्स मेजर्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ सेसिएटी। क्लियर? चलो, पॉइंट ऑफ सेसिएटी के बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क के 10 पीसेस का एग्जाम्पल आपको दिया, और मैंने आपको क्या बताया कि 5वें और 6ठे यूनिट के बाद में जो है आपका सेटिस्फैक्शन कम होता गया है। सेटिस्फैक्शन कम होने की वजह से उसकी यूटिलिटी भी कम होती गई। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन अचीव कर लोगे, उसके बाद में विथ कंजप्शन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट आपका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट किसने डिराइव किया था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले गॉसेंस ने डिराइव किया था। उसको बोला जाता है गॉसेंस फर्स्ट लॉ, या तो उसका दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। क्या हो गया? क्या हो गया? है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, दैट मीन्स DMU। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना? चलो, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जाम्पल भी हमारे पास यहाँ पर है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 6, 7, 8, 9 ये जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है कंजप्शन का, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का है। अब हम यहाँ पर उसका मैं पूरा नया ग्राफ में आपको बनाकर नहीं दे रहा हूँ, पर ये बताऊँगा आपको कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ दिखता कैसा है। तो क्योंकि यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट कम होती जा रही है और कंजप्शन और यूटिलिटी के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। तो जब कंजप्शन और यूटिलिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो ये कर्व आपका कैसा बनेगा? ये कर्व भी आपका नेगेटिव बनेगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक्स यूनिट पे क्या है? यूनिट्स कंज्यूम्ड है। वाई यूनिट पे क्या है? यूटिलिटी है। जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ रहा है, 6, 7, 8, 9 आपका कंजप्शन बढ़ा, ठीक है, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम हुई। ठीक है, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम हुई। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी भी कम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होगी। इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसके क्या एज्यूम्शन है? एज्यूम्शन का मतलब क्या है कि ये किस बेसिस पर ये प्रिंसिपल काम करता है। ये 3 से 4 मार्क्स में पूछाने वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसको समझते हैं, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। अगर आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है डेयरी मिल्क में। क्यों? बात करते हैं आगे। ये क्या है? डेयरी मिल्क है। इधर लिखा हुआ आता है ना कैडबरीज। क्या कैडबरीज लिखा हुआ आता है ना ऐसा हर एक पीस के ऊपर। ठीक है, अब देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल किस तरीके से काम करते हैं वो हम इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? विथ कंजप्शन ऑफ ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटीज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये क्या है? ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो अब देखो
क्या क्या कंडीशन है, तो एज्यूम्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, इस थियरी को क्या बोलेंगे, एज्यूम्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, तो सबसे पहला एज्यूम्शन क्या है, तो सबसे पहला एज्यूम्शन यह है कि द कंज्यूम्ड यूनिट मस्ट बी सिमिलर इन साइज। सबसे पहली कंडीशन क्या है, द कंज्यूम्ड यूनिट मस्ट बी सिमिलर इन साइज। ठीक है, अब आप देखो यहाँ डेयरी मिल्क का एग्जांपल हमने क्यों लिया, डेयरी मिल्क के सारे पीसीस इक्वल क्वांटिटी के आते हैं, इक्वल शेप में आते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, द कंज्यूम्ड यूनिट मस्ट बी सिमिलर इन क्वालिटी। ठीक है, अब आप देखो कि डेयरी मिल्क का ये वाला पीस जो आपको सेटिस्फैक्शन या टेस्ट देगा, वही का वही टेस्ट आपको लास्ट वाले पीस में भी मिलेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि जब आप इसको कंज्यूम करोगे, दैट मीन्स क्वालिटी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, थर्ड, कंजप्शन पीरियड मस्ट बी सेम। कंजप्शन पीरियड मस्ट बी सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि कंजप्शन के बीच में इंटरवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आधी डेयरी मिल्क अभी खाऊंगा और आधी बाद में खाऊंगा तो हो सकता है लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मुझे दोनों टाइम पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर? ठीक है, द मेंटल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। मेंटल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज, हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं, हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, उस वक्त आपके माइंड में 5 स्टार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? अगर आप डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहे हो और अगर आपकी 5 स्टार खाने की इच्छा हुई, इसका मतलब हुआ कि या तो आपको डेयरी मिल्क सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, या तो 5 स्टार सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड रिमेन द सेम। ठीक है, अगर सपोज आप हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, ठीक है, रेगुलरली आप डेयरी मिल्क कंज्यूम करते हो और आपको मालूम पड़ा कि नहीं 5 स्टार बाय 1 गेट 1 फ्री हो रही है, तो आपने क्या कर दिया, डेयरी मिल्क को छोड़ दिया और 5 स्टार लेने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस चेंज होने की वजह से, वेट, प्राइस चेंज होने की वजह से आपको जो सेटिस्फैक्शन डेयरी मिल्क दे रही थी, पर अब 5 स्टार सस्ती हो गई, तो वो सेटिस्फैक्शन आपको 5 स्टार देगी। ठीक है, चलो, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट मस्ट नॉट बी चेंज। ठीक है, अब देखो हमने जैसे ये भी, हालांकि अभी जो टॉपिक आप मैंने समझाया कि डेयरी मिल्क अगर ज़्यादा महंगी है और 5 स्टार, तो 5 स्टार उसकी सब्स्टिट्यूट है। अगर मानो कि बाय 1 गेट 1 नहीं, 5 स्टार सस्ती होगी, तो भी आप क्या करोगे, डेयरी मिल्क की जगह 5 स्टार कंज्यूम करोगे। ठीक है, क्लियर? अब एक्सेप्शंस टू द लॉ, किस कंडीशन में लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, क्लियर? तो देखो, अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उतना हमारा सेटिस्फैक्शन कम होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू ये कह रहा है, पर एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा, ठीक है, हमारा यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन उतना ही बढ़ेगा। तो कहाँ कहाँ पर लागू होता है, तो सबसे पहला लागू होता है वो रेयर कमोडिटीज़ में। ठीक है, ऐसी कमोडिटीज़ की जो पहले से ही, जिसको हम बोलते हैं कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं, कलाकृति के जो साधन होते हैं, जो चीज़ें होती है, तो वो रेयर कमोडिटीज़ में आती है। आप उसको जितना ज़्यादा स्टोर करोगे, जैसे कि किसी को कॉइन कलेक्ट करने का शौक होता है, तो वहाँ लॉ ऑफ डीएमयू लागू नहीं होगा। वो जितने ज़्यादा कॉइन कलेक्ट करता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ऐसे व्यसन वाले पेय और पदार्थ कि आप उसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, लस्ट ऑफ एन आर्टिकल, अगर किसी एक चीज़ की हम इच्छा रखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार वो हमारे पास होना ही चाहिए, तो आप जब उसको अचीव करोगे तब उसको यूज़ करने से आपका यूटिलिटी कम नहीं होगा, उल्टा आपको और लगेगा कि नहीं आपको उसकी यूटिलिटी और बढ़ रही है। जैसे कि आईफोन वगैरह जो कॉस्टली आइटम्स होते हैं, मनी की यूटिलिटी जो है वो कभी भी कम नहीं होती है, इसलिए जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट।
ठीक है, पैसा हमेशा इंसान को एक ही तरीके से संतुष्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, देखो बहुत रेयर केस में कि जिसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में। ऑर्डिनल यूटिलिटी में कंसेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे कि हमने कार्डिनल में समझा पॉइंट ऑफ सेसिएटी, वैसे यहाँ पर होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आप एक चीज़ समझ लो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है और वो अपने उस मेंटल स्टेट को चेंज नहीं करता है, वो ये नहीं सोचता है कि अब मैं दूसरा प्रोडक्ट लूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई एक डीओ यूज़ करते हो और उसका जो आपको फ्लेवर है, स्मेल है, वो अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे, हमेशा उसी को यूज़ करोगे, आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप उसको चेंज करना नहीं चाहते हो, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता भी कि आप हमेशा यही डीओ यूज़ करते हो तो आप बोलोगे नहीं मुझे यही जमता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पर यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो चीज़ है कि सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is a state of mind, ठीक है, which consumer does not want to change at a given level of consumption। Consumer equilibrium is a state of mind which consumer does not want to change at a given level of consumption। कंज्यूमर का जो भी कंजप्शन का लेवल है वो उस कंजप्शन के लेवल को चेंज करना नहीं चाहता है। ये क्या है, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन है। व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी, ठीक है। व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी एंड व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो टॉपिक दिए हुए हैं कि जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करे या तो कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम दो कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करे, ठीक है। देखो अब हम पहले ऑप्शन में जाएंगे, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी, ठीक है, साइलेंस। व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी, तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ऐसा मानते हैं कि कंज्यूमर अपने हर एक पैसा का ऑफ ईच एंड एवरी रुपी, ठीक है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी के साथ उसको कंपेयर करता है कि वो एक एक रुपया खर्च करता है उससे उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो कंज्यूमर कहाँ तक खर्च करेगा, कंज्यूमर जो है वहाँ तक स्पेंड करेगा कि जहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस हो रहा है, ठीक है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस है तो इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर कंज्यूमर इस एक्स प्रोडक्ट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देने के लिए भी एग्री है क्योंकि वो प्रोडक्ट उसको ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है।
और अगर जहां पर MUX इज लेस देन प्राइस एक्स, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको जितना प्राइस वो स्पेंड कर रहा है उससे उसको यूटिलिटी कम मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कमोडिटी एक्स कमोडिटी के लिए वो यहाँ पर पैसा खर्च नहीं करेगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ है? ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, MUX इज इक्वल टू प्राइस एक्स, और ये क्या है? ये MUX इज ग्रेटर देन प्राइस एक्स, ये कंज्यूमर सरप्लस है। हम किसी भी चीज़ के लिए जब ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं तो उसको बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? ठीक है। तो ये थियरी थी व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। पर अगर कंज्यूमर एक साथ दो कमोडिटी एक साथ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर मैक्सिमम दो कमोडिटी एक साथ करता है तो उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। और हालांकि देखें तो हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें जब हम खर्च करते हैं तो कॉम्बिनेशन बनता है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल का एक्सपेंस हो गया, राशन का एक्सपेंस हो गया, तो ये सबका हमारा एक कॉम्बिनेशन है और उसका सबका अपना एक सेटिस्फैक्शन लेवल है। ठीक है। तो व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम, अच्छा ये थोड़ा, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज, तब देखो अब कंज्यूमर जब एक साथ दो कमोडिटी कंज्यूम करता है तो हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि MUX डिवाइडेड बाय प्राइस एक्स, ये यूटिलिटी हुई एक्स कमोडिटी की, और MUY इज इक्वल टू PY। ठीक है, तो ये उसका इक्विलिब्रियम का स्टेट है। अगर MUX प्राइस एक्स इज ग्रेटर देन MUY डिवाइडेड बाय PY, इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर यहाँ पर एक्स कमोडिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा क्योंकि यहाँ पर उसको एक्स ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये रिलेशनशिप इन्वर्स होती, MUX की जगह वो Y को प्रायोरिटी देता क्योंकि यहाँ पर उसको Y से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। तो दैट मीन्स जब कंज्यूमर दो कमोडिटी एक साथ कंज्यूम करेगा तो इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, MUX डिवाइडेड बाय प्राइस एक्स इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। ठीक है, ओके। ओके, चलो अब साइलेंस। इनडिफरेंस कर्व, जो नेक्स्ट थियरी जो है वो है इनडिफरेंस कर्व। अब देखो इनडिफरेंस कर्व क्या थियरी है, पहले मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं कि इनडिफरेंस कर्व क्या है। इनडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि जब हमने यहाँ पर ये बात करी कि कंज्यूमर एक साथ दो कमोडिटी कंज्यूम करेगा, ठीक है, जब कंज्यूमर एक साथ दो कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक इसी थियरी को इनडिफरेंस कर्व सजेस्ट करता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम एक नमकीन और एक स्वीट, ठीक है ना, चलो एक अच्छे से नमकीन का नाम बताइए मुझे। दालमोठ और काजू कतली, ठीक है। हम अगर यहाँ पर ये मानते हैं कि अगर मैं 1 यूनिट, अब देखो यहाँ पर मैं 1 यूनिट वर्ड यूज कर रहा हूँ। यूनिट 5 ग्राम का भी हो सकता है, 10 ग्राम का भी हो सकता है, 1 बाइट का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब मैं 1 यूनिट दाल मोठ का कंज्यूम कर रहा हूँ तब मैं 15 यूनिट काजू कतली के यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं दाल मोठ के 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तब काजू कतली के 10, दाल मोठ के 3, काजू कतली के 6, ठीक है, दाल मोठ के 4, तब काजू कतली का
1, ठीक है, सॉरी 1 नहीं 6, 3 और 5 तब आएगा 1। तो ये क्या बना, अब इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशंस, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस को हम क्या नाम देंगे, A B C D E, ठीक है, क्लियर। अब हम उसको इन डिफरेंस कर्व पे प्लॉट करते हैं ताकि हम इस थियरी को अच्छे से समझ सकें। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, प्लस प्लस क्वाड्रेंट। अब हम दाल मोठ को लेंगे कहां पर, एक्स एक्सिस पे दाल मोठ लेंगे और काजू कतली को हम लेंगे वाई पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 यूनिट, ठीक है। हाईएस्ट 15 है, उसको जब हम 5 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना बनेगा 3। तो दैट मीन्स अगर मैंने यहां पर 5 यूनिट लिए हैं तो यहां पर भी मुझे 5 यूनिट ही लेना है, ठीक है। तो 3 6 9 12 15, 1 पे 15, 2 पे 10, ठीक है, 3 पे 6 4 पे 3 और 5 पे 1। इसका मतलब है ये क्या बना आपका, ये बना आपका इनडिफरेंस कर्व, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस कर्व। यहां पर सवाल यह है कि इस थियरी का नाम इनडिफरेंस क्यों, तो यहां पर इसको गॉसेंस सेकंड लॉ बोला जाता है। इनडिफरेंस जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसेंस फर्स्ट लॉ है, उसी तरीके से जो इनडिफरेंस कर्व है वो गॉसेंस सेकंड लॉ है, ठीक है। तो गॉसेन का यहाँ पर ये कहना था कि कंज्यूमर यहाँ पर इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जैसे जैसे इसका 1 यूनिट कंज्यूम करता, ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसका जो दूसरा कमोडिटी है उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसी वजह से इसको ये ज़्यादा कंज्यूम करता गया और इसको वो छोड़ता गया। दैट मीन्स अगर वो दाल मोठ का जब 1 यूनिट कंज्यूम करता है तो काजू कतली हाईएस्ट है, और जब दाल मोठ हाईएस्ट है तो काजू कतली कम है। तो इस थियरी को हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब इनडिफरेंस कर्व को मैं ऑन लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। लिखो, इनडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। Combinations of utilities derived by consumption of two commodities together. Indifference curve is a graphical representation of combination of utilities derived by consumption of two commodities together. ठीक है, तो ये आपकी हो गई सिंपल लैंग्वेज में इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग हो गया कि इनडिफरेंस कर्व है क्या। तो इनडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जहां पर आप 2 कमोडिटी एक साथ यूटिलाइज करते हो तो उसमें से जो आपको यूटिलिटीज मिलती है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। अब इनडिफरेंस कर्व के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इनडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपने देखा कि इनडिफरेंस कर्व कैसा बनता है। तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन ये होता है 0, यहाँ पर वो हमेशा थोड़ा सा
दबेगा। क्यों दबेगा? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि कंज्यूमर दोनों कमोडिटी को एक साथ कंज्यूम कर रहा है। एक स्टेज ऐसा होगा कि जहां पर दोनों कमोडिटी मोस्टली इक्वल सेटिस्फेक्शन देगी, इसलिए आपका इनडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर दोनों कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, हम दोनों में से कोई भी कमोडिटी सिंगल यूज नहीं कर सकते। हम ना एक्स अकेले यूज करेंगे, ना हम वाई अकेले यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए आपका इनडिफरेंस कर्व जो है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच होगा, ना ही वाई एक्सिस को टच होगा। ठीक है, ये उसका सेकंड जो है एज्यूम्पशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्या? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरा, ना वो एक्स एक्सिस को टच होगा, ना वो वाई एक्सिस को टच होगा। ठीक है, पर अगर जब हम एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, जब हम एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो जब आप एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व शो करते हो, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक कंज्यूमर यह है कि जिसका कंजप्शन पावर कितना है इस इनडिफरेंस कर्व जितना। अगर कोई कंज्यूमर दोनों कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसका इनडिफरेंस कर्व कौन सा बनेगा? ये। अगर कोई कंज्यूमर उससे भी ज्यादा कंजप्शन कर रहा है तो उसका इनडिफरेंस कर्व बनेगा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर इनडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा कंजप्शन बताता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर इनडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं, और जो अंदर की साइड के इनडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर को कम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्योंकि हम यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया, तो यहाँ पर एक एज्यूम्पशन ये है कि कोई भी इनडिफरेंस कर्व कभी भी दूसरे इनडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक इनडिफरेंस कर्व कभी भी दूसरे इनडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक 4 एज्यूम्पशन है इनडिफरेंस कर्व के। ठीक है, और जब हम मोर देन वन इनडिफरेंस कर्व अगर हम शो करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनडिफरेंस मैप। जैसे मैंने यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व IC1, IC2 और IC3, पर ये तीनों मिलाकर क्या बने? इनडिफरेंस मैप। ठीक है, व्हेन ऑल इनडिफरेंस कर्व आर रिप्रेजेंटेड टुगेदर ऑन अ डायग्राम इट इज टर्म्ड एज इनडिफरेंस मैप। क्लियर? आया समझ में इनडिफरेंस कर्व और मैप का डिफरेंस? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए ना समझ में? ओके, एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं बजट लाइन। बजट लाइन इज वेरी मच सिमिलर टू इनडिफरेंस कर्व, बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। क्या था कि इनडिफरेंस कर्व कभी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, पर बजट लाइन जो है वो एक्स या वाई एक्सिस को टच करेगी, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व अगर दो कमोडिटी को एक साथ कंज्यूम करने पर यूटिलिटीज शो करती है, वैसे ही बजट लाइन जो है वो एक साथ दो कमोडिटी को परचेज करने का कंज्यूमर के पावर को शो करती है। ठीक है, तो बजट लाइन क्या होती है, तो हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि बजट लाइन क्या है। तो यहाँ पर ये कमोडिटी 1 है और ये कमोडिटी 2 है। ठीक है, ये कमोडिटी 1 है, ये कमोडिटी 2 है। ये क्या है? बजट लाइन। तो बजट लाइन स्ट्रेट क्यों है और इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर या तो कमोडिटी 1 परचेज करेगा या तो कमोडिटी 2 परचेज करेगा, उसके पास दोनों ऑप्शन है। वो अपनी इनकम कमोडिटी 1 पे भी परचेज कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, या 2 पे भी स्पेंड कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर वो चाहे तो इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन भी प्रीफर कर सकता है। ठीक है, इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन भी प्रीफर कर सकता है। मैंने यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ABCDEFG। ठीक है, क्लियर? तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि जो आपका बजट लाइन है
वो एक्स एक्सिस को टच हो सकता है, वाई एक्सिस को भी टच हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर दोनों में से कोई सा भी कॉमोडिटी परचेज कर सकता है। ठीक है ना। बजट लाइन को सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लिखिए, बजट लाइन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट लाइन is a graphical representation of consumers purchasing power at a given level of income, ठीक है। इट कैन टच आइदर एक्स एक्सिस, ठीक है, इट कैन टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डिफरेंट combinations on budget line are known as budget set। ठीक है, क्लियर। Budget line is a graphical representation of the consumer's purchasing power at a given level of income. It can touch either x-axis or y-axis. Different combination on budget line are known as budget set. Clear? ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर प्राइस में चेंज हुआ तो किस तरीके से बजट लाइन में चेंज होगा। बहुत सिंपल है, एग्जाम में पूछाने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये बजट लाइन है। ठीक है, सपोज y की 10 यूनिट है और इसके भी 10 यूनिट है। ठीक है, पर अगर मान के चलो कि अगर y की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, y की प्राइस बढ़ती है तो आपका जो बजट लाइन है वो अंदर की ओर शिफ्ट होगा। सॉरी, एक मिनट, आपका बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि अगर y की प्राइस बढ़ती है तो लोग y को कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, क्लियर। प्राइस हो गई है 12 पर वो कंज्यूम कहां करेंगे, 8 होने पर कंज्यूम करेंगे। क्लियर, ठीक है। ओके, और अगर ज्यादा किसको कंज्यूम करेंगे, ज्यादा x को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो प्राइस में चेंज होने से इस तरीके से बजट लाइन में चेंज होता है। अब जो आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। जब आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों दिया हो तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम पर कैसे शो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपके पास अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, आपके पास अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 और IC3। ठीक है, और आपके पास एक बजट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के साथ इंटरसेक्ट करती है। ऐसा क्यों, अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो ये उसका सेटिस्फैक्शन का कर्व है, यूटिलिटी का। दो कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है वो हम इंडिफरेंस कर्व पे शो करते हैं। और बजट लाइन क्या शो करती है, परचेजिंग पावर। तो जहां पर परचेजिंग पावर और यूटिलिटी मैच होते हैं वहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के साथ में यूटिलिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन, कौन सी है वो दो कंडीशन, एक ही कंडीशन सफिशिएंट है, व्हेन बजट लाइन इंटरसेक्ट्स
intersects in difference curve. ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? ठीक है।